नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एच पी एच एस सी का प्रीवियस पेपर। जो एच पी एच एस सी का प्रीवियस पेपर है, इसका हम एच पी जी के का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। अब इसका हम एच पी जी के का सेक्शन डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, चाहे वो क्लर्क का एग्जाम हो या फिर कांस्टेबल का एग्जाम हो या फिर कोई और एग्जाम हो। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 155 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बोलते हैं विच रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम बड़ा बंगाल इन हिमाचल प्रदेश। तो ऐसी कौन सी नदी है जो हिमाचल प्रदेश के बड़ा बंगाल से जो है वो निकलती है। ये क्वेश्चन मैंने देखो पहले भी आपको बताया था कि बड़ा बंगाल से जो है वो रावी नदी निकलती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। कई बार क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रावी नदी कहाँ से निकलती है, परंतु यहाँ पर थोड़ा अलग करके पूछा है कि बड़ा बंगाल से कौन सी नदी निकलती है। रावी नदी के बारे में पहला तो पता चला कि ये बड़ा बंगाल से निकलती है। दूसरा आप याद रखिए कि रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो क्या है। तो रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषानी। इसका वैदिक नाम भी आपने याद रखना है। कल परसों अगर आपको ध्यान हो, जो पेपर हमने डिस्कस किया था वहां पर क्या पूछा गया था, वहां पर पूछा गया था कि बादल जो है वो किसकी ट्राइब्यूटरी है। बादल के बारे में अगर आपको ध्यान हो तो बादल रावी की ही ट्राइब्यूटरी है। और मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि बादल ग्लेशियर जो है वो किस नदी को पानी प्रोवाइड करवाता है। तो बादल एक ग्लेशियर भी है जो कि रावी नदी को जो है वो पानी प्रोवाइड करवाता है। ये जो आपकी रावी नदी है उसके ऊपर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है चमेरा डैम। चमेरा डैम जो है ये रावी नदी के ऊपर बना हुआ है। अब चमेरा परियोजना भी है। चमेरा 1 परियोजना है, चमेरा 2 परियोजना है और चमेरा 3 परियोजना है। ये तीनों परियोजनाएं कितने कितने मेगावाट की है। तो सबसे पहली जो चमेरा 1 परियोजना है वो 540 मेगावाट की है। चमेरा 2 परियोजना जो है वो 300 मेगावाट की है और चमेरा 3 परियोजना जो है वो 231 मेगावाट की है। ये ध्यान रखना है। और इनको एग्जीक्यूट कौन करता है, तो ये एग्जीक्यूट की जाती हैं एनएचपीसी के द्वारा। एनएचपीसी जो है इनको एग्जीक्यूट करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है 156 क्वेश्चन। बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले चीफ सेक्रेटरी थे उनका क्या नाम था। देखो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी का नाम अगर आपसे पूछा गया है तो आपने ध्यान रखना है कि के एल मेहता। के एल मेहता कौन थे, हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। अब यहाँ पर ऑप्शंस में अलग अलग नाम जो है वो दिए गए हैं, तो हर एक नाम के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। पहला दिया गया है यहाँ पर एनसी मेहता। तो एनसी मेहता जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो ये हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर जो था वो बने थे। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर ईपी मून दिया गया है। तो ईपी मून कौन थे, ये पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर थे। तो चीफ कमिश्नर कौन थे, एनसी मेहता, और डिप्टी चीफ कमिश्नर कौन थे, ईपी मून जो था वो डिप्टी चीफ कमिश्नर थे। ये आप इन तीनों नामों के बारे में ध्यान रखिए। और प्रेजेंट टाइम में आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश के नए चीफ जस्टिस जो हैं वो हाई कोर्ट के अपॉइंट किए गए। तो नया चीफ जस्टिस किसको बनाया गया है, ये बनाया गया है अमजद अमजद सईद को। अमजद सईद का नाम आपने याद रखना है। पूरा नाम है इनका जस्टिस अमजद ए सैयद। तो जस्टिस अमजद ए सैयद का नाम भी ध्यान रखिएगा। ये प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जो हैं वो बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 157 क्वेश्चन। बोलते हैं द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल यहाँ पर पूछा गया है। अब स्टेट एनिमल जब हिमाचल प्रदेश का यहाँ पर पूछा गया है तो स्टेट एनिमल हम बहुत बार पढ़ते हैं कि स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ जो है वो हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है। अब स्टेट एनिमल पता होना चाहिए, स्टेट बर्ड आपको पता होना चाहिए। तो जुज्जू राणा जो है वो स्टेट बर्ड है। स्टेट फ्लावर आपको पता होना चाहिए राज्य फूल। राज्य फूल जो है वो पिंक रोडोडेंड्रस है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अच्छा, स्नो लेपर्ड के बारे में एक और क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चलाया गया था। आपने प्रोजेक्ट टाइगर सुना होगा, तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी इस तरह से चलाया गया था और ये 2009 में जो था वो लॉन्च किया गया था। 2009 में जो था वो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लॉन्च किया गया था। स्नो लेपर्ड देखो इंडिया में ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी कंट्रीज में पाया जाता है। तो मुख्य रूप से ये इंडिया के साथ साथ नेपाल लगता है वहाँ पर भी पाया जाता है, भूटान में, भूटान के साथ चाइना में पाया जाता है, पाकिस्तान में पाया जाता है, अफगानिस्तान में पाया जाता है, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सभी कंट्रीज में जो है स्नो लेपर्ड देखने को मिल जाएगा। तो ये सब आपने स्नो लेपर्ड के बारे में ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर 2011 सेंसस इज। तो काफ़ी टाइम से हमने हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट डिस्कस भी नहीं किया है, तो यहाँ पर डिस्कस हो जाएगा। 2011 की जब जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट था ऑप्शन सी 82.80। ये हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट था। देखो अब जब 2011 की जनगणना हुई तो हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट निकाला गया, तो इसमें पता चला कि हमीरपुर का लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है।
हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का जो लिटरेसी रेट है वो है 88.20%, ये पता चला। और सबसे कम लिटरेसी रेट जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, आप गैस कर सकते हैं कि सबसे कम लिटरेसी रेट जो था वो कहाँ का था, चंबा का लिटरेसी रेट सबसे कम था। तो चंबा का जो लिटरेसी रेट था वो था 72.20%, ये भी आपने ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा सबसे कम लिटरेसी रेट। वैसे देखो अभी तक ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है, परंतु मान लीजिए अगर आपसे पूछ ही लिया गया कि 2001 की जब जनगणना हुई थी, आपको पता है जनगणना 10 सालों के बाद होती है, तो 2011 से पहले 2001 में हुई थी। 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट कितना था, तो उस टाइम हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट काफ़ी कम होता था, 76.50 जो था वो उस टाइम हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट था। और 2011 में काफ़ी बढ़ोतरी जो था वो देखने को मिली। अब हिमाचल का तो आपने पता कर लिया, अगर आपसे पूछ लिया गया कि इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। इंडिया का जो लिटरेसी रेट है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 74.04%, ये आपने ध्यान रखना है, 2011 की जनगणना के अनुसार ये भारत का लिटरेसी रेट है। अगला क्वेश्चन देखिए 159 क्वेश्चन बोलते हैं टोटल लोकसभा सीट्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इज, तो टोटल लोकसभा की सीट्स हिमाचल प्रदेश से कितनी है। हिमाचल प्रदेश से 4 लोकसभा की सीट्स आती हैं, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब 4 लोकसभा की सीटें कौन कौन सी है, मंडी सीट आती है एक, जिसमें हाल फिलहाल में जो था वो इलेक्शन हुए थे। मंडी के अलावा एक शिमला सीट आती है आपकी, शिमला के अलावा एक कांगड़ा सीट आती है आपकी, और कांगड़ा के बाद जो है एक सीट बच जाती है हमीरपुर की। तो ये 4 सीटें जो हैं वो आती हैं। और प्रेजेंट टाइम में जो कांगड़ा की सीट है वहाँ से किशन कपूर जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो जीते हुए हैं। और मंडी से जो है वो प्रतिभा सिंह जो है वो जीती हुई हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जीते हुए हैं, और शिमला से जो है वो सुरेश कुमार कश्यप जो है वो जीते हुए हैं। अनुराग ठाकुर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, तो इनके पास जो मिनिस्ट्री है उस मिनिस्ट्री का नाम क्या है, आपने ध्यान रखना है। ये है मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स हो गया, यूथ अफेयर हो गया, और इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी जो है वो इन्हीं के पास है। ध्यान रखिए, एक तो ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, यूथ अफेयर मिनिस्टर हैं, और इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी जो है वो इन्हीं के पास है। अगला क्वेश्चन देखिए 160 नंबर क्वेश्चन। 160 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं अकॉर्डिंग टू महाभारता हु फाउंडेड कटोच मोनार्की ड्यूरिंग 1400 BC। तो महाभारत के अनुसार जो था वो कटोच राजवंश की स्थापना 1400 ईस्वी पूर्व जो था वो किसके द्वारा की गई थी। अगर हम महाभारत के अकॉर्डिंग बात करें कि महाभारत के अकॉर्डिंग जो था वो किसने स्थापना की थी इसकी, तो सुशर्मा चंद्रा के द्वारा स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। महाभारत से मुझे एक बलबरीक की कहानी याद आ रही है, जो मैंने दूसरे चैनल पर आपके साथ डिस्कस की थी, जिसका संबंध चूड़धार से जो है वो जोड़ा जाता है। दूसरे चैनल पर हमने श्रृंगा ऋषि की कहानी भी जो था वो कुछ दिन पहले डिस्कस की थी, तो वो देख लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखी है। वो लिंक नीचे न्यू चैनल करके जो था मैंने लिंक दे दिया है। देखो अगर हम पुराने टाइम की बात करें और कांगड़ा रियासत को इसके साथ जोड़ा जाए, तो कांगड़ा रियासत को माना जाता है कि पहले इसको त्रिगर्त के नाम से जो था वो जाना जाता था, और कहा जाता है कि महाभारत का जब युद्ध हुआ था उससे पहले की जो है उसकी स्थापना की गई है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी जो है इसकी स्थापना मानी जाती है। और देखो जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो कहा जाता है सुशर्मा चंद्रा जो इसके संस्थापक माने जाते हैं रियासत के, सुशर्मा चंद्रा ने जो था वो कौरवों का पक्ष जो था वो लिया था। ये भी आपने ध्यान रखना है कि किसका पक्ष लिया था इन्होंने, तो इन्होंने कौरवों का पक्ष लिया था। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पर सांभर भी जो है वो ऑप्शन में दिया गया है। सांभर का नाम भी आपने एचपीजी के पढ़ते टाइम कहीं ना कहीं पर सुना होगा, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज आपको करवा देता हूँ। देखो सांभर जो था ऋग्वेद के अनुसार माना जाए तो सांभर जो था वो दस्यु राजा हुआ करते थे। तो सांभर और आर्यों के राजा देवदास हुआ करते थे, इनके बीच में युद्ध हुआ था। क्वेश्चन ये बनता है कि इनके बीच जो युद्ध हुआ था वो कितने वर्षों तक चला था। तो सांभर और देवदास के बीच में जो युद्ध हुआ था वो 40 वर्षों तक जो था वो चला हुआ था। तो ये दोनों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए, सांभर भी और देवदास भी। देवदास भी ऑप्शन में दिया गया है। बाद में चलकर कहा जाता है कि देवदास ने जो था वो उद्ब्रज नामक स्थान पर जो था वो सांभर का वध कर दिया था। तो देवदास ने जो था वो सांभर को मार दिया था, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोलते हैं 157 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है वो कौन सी है। अगर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील की बात करें तो वो रेणुका झील है। रेणुका झील जो है वो कहाँ पर पड़ती है, रेणुका झील डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का एक और क्वेश्चन बनता है कि सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो वो भी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। सिरमौर में अगर आप देखेंगे तो सिरमौर में और क्या है, सिरमौर में जो है वो महिमा पुस्तकालय भी जो है वो है। तो कई बार पूछ जाता है कि महिमा पुस्तकालय कहाँ है, तो ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के नाहन में स्थित है। इसकी स्थापना राजा अमर प्रकाश के द्वारा जो था वो करवाई गई थी।
और सिरमौर का पझौता आंदोलन आप नहीं भूल सकते, 1942 में जो था सिरमौर का ये पझौता आंदोलन हुआ था। बाकी सबसे अधिक अदरक जो है वो कहाँ पर उगाया जाता है, वो सिरमौर में उगाया जाता है। अदरक उगाने के मामले में सिरमौर का पहला नंबर जो है वो आता है, हिमाचल प्रदेश की मैं बात करें अगर। और किंकरी देवी जो सिरमौर से संबंध रखती थी, तो उनके बारे में भी आप नहीं भूल सकते कि किंकरी देवी जो है वो सिरमौर से संबंध रखती हैं। और ये एक एनवायरमेंटलिस्ट थी, ये एक पर्यावरणविद थी, आप कह सकते हैं पर्यावरण के संरक्षण को लेकर इन्होंने बहुत काम किया था। ये सिरमौर से मिलते जुलते क्वेश्चन हो गए। 158 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं फेमस मोहन पार्क इज लोकेटेड एट। तो मोहन पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट सोलन बलुखरा किताब का पार्ट नंबर 11 और पार्ट नंबर 12 देखा है, तो मोहन हेरिटेज पार्क आपको पता होगा कि ऑप्शन डी नन ऑफ दीज जो है इनमें से कहीं पर भी स्थित नहीं है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो पड़ता है मोहन पार्क। अब मोहन पार्क तो डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है, ये आपको पता चल गया। सोलन के बारे में पहले मैं आपको करंट क्वेश्चन बताता हूँ। अभी हाल फिलहाल में सोलन में जो है वो सुलीनी मेला चला है, तो क्वेश्चन बनता है कि सुलीनी मेला कौन से महीने में होता है। सुलीनी मेला जून के महीने में जो है वो होता है, ये आपने ध्यान रखना है। सुलीनी मेला, सुलीनी माता का मंदिर भी जो है वो सोलन में ही स्थित है। और सुलीनी यूनिवर्सिटी है, सुलीनी यूनिवर्सिटी जो है ये भी सोलन में ही स्थित है। सोलन में और क्या है, सोलन में जो है वो चैल क्रिकेट ग्राउंड पड़ता है। चैल क्रिकेट ग्राउंड माना जाता है कि ये सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट ग्राउंड जो है वो है, तो ये भी ध्यान रखिए। सोलन को जो है वो खुम्ब नगरी भी कहा जाता है। अगर दूसरे शब्दों में आप कहें तो मशरूम सिटी के नाम जो है वो मशरूम सिटी के नाम से जो है वो सोलन को जाना जाता है। सोलन में जो था वो पहला इंडस्ट्रियल एस्टेट जो था वो कब स्थापित किया गया था, तो 1961-62 में जो था वो सोलन को एज अ फर्स्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट जो था वो डिस्ट्रिक्ट सोलन का स्थापित किया गया था। ये आपने ध्यान रखा है, 1961-1962। सोलन में जो है वो कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी स्थित है। मैं सोलन की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्यों डिस्कस कर रहा हूँ ये भी आपको पता चलेगा। पहले जानिए कि सोलन में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो पड़ती है। तो सोलन में जो है एक सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, चाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, दाड़लाघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है और मझथाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है। सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये मानी जाती है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है 159 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं हु वॉज द राजा ऑफ बिलासपुर इन 1682 व्हेन गुरु गोविंद सिंह विजिटेड द टेरिटरी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा। उस टाइम बोलते हैं कि बिलासपुर यानी कि कहलूर के शासक कौन थे जब 1682 में जो था वो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा जो था वो बिलासपुर की यात्रा की गई थी। पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका क्लियर होना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह ने कब जो था वो बिलासपुर की यात्रा की थी। 1682 में जो था वो इन्होंने बिलासपुर की यात्रा की थी। अब उस टाइम कौन थे बिलासपुर के राजा, उस टाइम जो था वो राजा भीमचंद जो था वो बिलासपुर के राजा हुआ करते थे। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब राजा भीमचंद जो था वो बिलासपुर के राजा हुआ करते थे। राजा भीमचंद और कहलूर के राजा भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच में जो था वो युद्ध भी हुआ था, भंगाणी का युद्ध आप इसको कहते हैं। और 1686 में जो था 1686 में जो था वो युद्ध हुआ था, जिसमें जो था राजा भीमचंद की जो था वो हार हुई थी। राजा भीमचंद को जो था वो हरा दिया था गुरु गोविंद सिंह ने। इनके बीच में एक सफेद हाथी को लेकर भी जो था वो लड़ाई हुई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है, नहीं सुनी है, तो वो आपको बलुखरा किताब का जो हमने स्टार्टिंग में ही पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्कस किए थे वहाँ पर सुनने को आपको मिल जाएगी। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बिलासपुर के वहाँ पर मिल जाएंगे। बात करते हैं थोड़ी सी राजा भीमचंद के बारे में। राजा भीमचंद के साथ देखो गुरु गोविंद सिंह की लड़ाई तो होती रही थी, परंतु बाद में चलकर इन दोनों के बीच में शांति संधि भी जो था वो हो गई थी। और गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद ने जो था वो मुगलों की सेना को भी जो था वो बाद में चलकर पराजित किया था। 1667 में जो था इन्होंने नदौड़ में मुगलों की सेना को जो था वो पराजित किया था। और भीमचंद की मृत्यु बाद में चलकर 1712 ईस्वी में जो था वो मृत्यु हो गई थी राजा भीमचंद की। 1712 में इनकी मृत्यु हो गई राजा भीमचंद की। तो ये आपने ध्यान रखना है। गुरु गोविंद सिंह और इनकी यात्रा जो कहलूर बिलासपुर को लेकर हुई थी और इनके युद्ध हुए थे, शांति संधि हुई, उसके बाद मुगलों को उन्होंने पराजित किया, ये सब आपने याद रखना है। और देखो आपको पता है कि वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करते हैं 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो पिछले कल हमने मार्च 2022 के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप टेलीग्राम के बारे में जान लीजिए, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। अगर टेलीग्राम पर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से अपने टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 19,600 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी जो है वो आने वाले एग्जाम में हेल्प मिलती रहे। 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन तो है कि हेलिना क्या है। हेलिना आपने ध्यान रखना है, हेलिना एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है।
अब ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये आपको पता चला। अब दूसरा आपने ध्यान रखना है कि ये जो है ये इंडियन एयरफोर्स के पास जो है, तो इसका एक सफल परीक्षण किया गया। इसको जो है इंडियन एयरफोर्स जो है वो कई बार ध्रुवस्त्रा के रूप में भी जो है वो बताती है, ध्रुवस्त्रा भी इसको कहा जाता है। दूसरा करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके लिए है कि टॉप 3 कंट्रीज बतानी है आपने जिनका सबसे ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, जो सबसे ज़्यादा खर्चा करती हैं मिलिट्री के ऊपर। तो देखो सबसे ज़्यादा सबसे पहले नंबर पर यूएसए करता है, दूसरे नंबर पर चाइना करता है और तीसरे नंबर पर अपना इंडिया करता है। अगर बात करें कि 2021 में इन लोगों ने कितना कितना पैसा अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्च किया, तो देखो अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए ने जो था वो 801 बिलियन जो था वो खर्च किया डॉलरों में। 801 बिलियन डॉलर जो था वो खर्च किए इन्होंने 2021 में अपनी मिलिट्री के ऊपर। और चाइना की बात करें तो चाइना ने 293 बिलियन डॉलर जो था वो खर्च किए। और इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जो था वो इंडिया ने 76.6 बिलियन डॉलर जो था वो खर्च किए। ये ध्यान रखना है सभी कंट्रीज़ के बारे में, खासकर जो टॉप 3 की कंट्रीज़ हैं उनके बारे में ज़रूर ध्यान रखिए। और बाकी टेलीग्राम का तो आपको पता चल गया, अगर नहीं ज्वाइन किया है तो बाकी बहुत सारी पीडीएफ्स आपको वहाँ पर हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर नहीं किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।